लोकसभा चुनावों का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कई बार राहुल गांधी को शहजादा कह के संबोधित कर चुके हैं। इस बात को लेकर प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज बनासकांठा गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहंशाह कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा वो महलों में रहने वाला शहंशाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा नाम लेकर उन्होंने शहंशाह कहा। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मेरे भाई को हमेशा शहजादा बोलते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेरे भाई 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, देश के लोगों से मिले हैं, आम जनता से मिले हैं, उनसे पूछा है कि उनके आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं। एक तरफ शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं, वह किसानों महिलाओं की मजबूरी कैसे समझ पाएंगे। नरेंद्र मोदी सत्ता से घिरे हुए हैं, उनके आसपास के लोग उनसे डरते हैं और वो जिस तरीके से शहंशाह से लोग डरते हैं उसी तरीके से उनके आसपास के लोग उनसे डरते हैं और उनके आगे कुछ नहीं बोलते। तो ये जो उन्होंने शहंशाह कहकर आज नरेंद्र मोदी को जो करारा जवाब दिया है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव 2024 में एक तरफ बिहार एनडीए के तमाम नेता तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार और धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव न केवल चुनाव प्रचार कर रहे हैं बल्कि बीजेपी नेताओं पर जोरदार बयानबाजी भी कर रहे हैं। ताजा बयान में तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं और तीनों सेनाध्यक्ष जो हैं वह भी हिंदू है। इसके अलावा तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हिंदू हैं। फिर प्रधानमंत्री मुझे बताए कि देश में हिंदू खतरे में कैसे है। इसके पलटवार में बीजेपी नेताओं ने कहा कि बीजेपी कभी भी हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करती है। अगर तेजस्वी यादव हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके मन में धर्म को लेकर सम्मान नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी को केवल हिंदू और मुस्लिम करना आता है, मुद्दे पर बीजेपी का कोई भी नेता कभी भी कोई बात नहीं करता है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सूरत और इंदौर के बाद ओडिशा में भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम चुनाव लड़ने से वापस ले लिया। इससे पहले इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने भी नामांकन के बाद अपना नाम वापस ले लिया था। वहीं सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। सुचारिता मोहंती ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी का टिकट लौटा दिया और दावा किया कि उन्हें पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। सुचारिता मोहंती ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि बस सांसद का टिकट लौटा रही है क्योंकि उनको पर्याप्त फंड नहीं दिया जा रहा। उन्होंने दूसरी वजह भी बताई कि 7 विधानसभा क्षेत्रों के कुछ सीटों पर जीतने लायक उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है, कई कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। सूरत और इंदौर के बाद ओडिशा की पुरी की ये घटना जाहिर सी बात है कि कांग्रेस उम्मीदवारों का मनोबल तो बढ़ा सकती है, साथ साथ मतदाताओं में भी गलत संदेश पहुंचा सकती है। कैमरामैन प्रभात साहब, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। सीटों के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। रत्नागिरी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि उद्धव ठाकरे नकली शिवसेना चला रहे हैं, जबकि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी अमित शाह का जवाब दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बेअकल जनता पार्टी के सरदार असल मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर कब बात करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे से अपने रिश्तों के बारे में बात की है। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे पर अगर कोई मुसीबत आई तो सबसे पहले वो खड़े रहेंगे। इसका एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जवाब दिया है। शरद पवार ने कहा है कि भगवान न करें कि उद्धव ठाकरे को कभी ऐसा दिन देखना पड़े कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद लेना पड़े। कैमरा सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जमकर विरोध किया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अब राज ठाकरे महायुति के समर्थन में आगे आए हैं। राज ठाकरे ने सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया बल्कि राज ठाकरे अब महायुति के उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार सभा करते हुए नजर आएंगे।
आज राज ठाकरे की पहली सभा सिंधुदुर्ग के कनकवली में महायुति के जो उम्मीदवार हैं नारायण राणे, उनके लिए राज ठाकरे अब वोट मांगते आएंगे। इतना ही नहीं, कल राज ठाकरे से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे जो कल्याण लोकसभा से उम्मीदवार हैं, वो ठाणे लोकसभा के उम्मीदवार नरेश मस्के और मुंबई नॉर्थ ईस्ट के उम्मीदवार मिहिर कोटेचा ने राज ठाकरे से मुलाकात कर उनसे विनती की कि उनकी जीत के लिए वो भी वहां पर चुनावी प्रचार सभा करे। राज ठाकरे ने तीनों उम्मीदवारों को यहाँ पर कहा है कि आप सभा की तैयारी करें, मैं सभा लूंगा। अब राज ठाकरे इन सभा में क्या बोलेंगे, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 ठाणे। आज दिल्ली में नामांकन का दिन रहा और दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इन सभी के महाबल मिश्रा समेत मिलाकर 4 बड़े प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने हैं और उसके लिए नोटिफिकेशन 6 दिन पहले ही जारी हो चुका है। एक के बाद एक तमाम जो नेता हैं वो नामांकन अपना दाखिल कर रहे हैं। चूंकि 6 मई को नामांकन का आखिरी दिन है। अगर आज की बात की जाए तो आज पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं चांदनी चौक से भी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने पुराने वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल पर दाव लगाया है। आज जेपी अग्रवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज के सामने आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को उतारा है। सोमनाथ भारती ने भी आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ आतिशी, सौरभ भारद्वाज जैसे तमाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिखे। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनावी मैदान में बड़ी मशक्कत की जा रही है बीजेपी और कांग्रेस के तरफ से। एक तरफ जहां देखा जाए तो आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ दिग्विजय के गढ़ यानी कि राजगढ़ जिस सीट पर दिग्विजय सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर एक सभा दिग्विजय सिंह की सभा करेंगे और ब्यावरा में ये सभा होगी। लेकिन इससे पहले योगी आदित्यनाथ अशोकनगर जो कि गुना सीट पे आता है, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में सभा की और यहाँ पर उन्होंने अपील की कि सिंधिया को जिताएं, मोदी को जिताएं और एक अपील की जनता से। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो दिग्विजय का जो गढ़ है राजगढ़, जहाँ से आज अशोक गहलोत उनके समर्थन में भी यहाँ पर सभा करने वाले हैं। अशोक गहलोत यहाँ पर चाचौड़ा में एक सभा करेंगे और साथ ही आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आज बड़े दिग्गजों की यहाँ पर सभा हो रही है। कैमरा पर्सन कमलेश राज के साथ रुपेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। गुजरात में मतदान से पहले सभी पार्टियों के दिग्गज उतरे प्रचार के मैदान में। बीजेपी से आज अमित शाह, राज्यवर्धन राठौड़, तो कांग्रेस से प्रियंका गांधी, शशि थरूर और आप पार्टी से भगवंत मान ने प्रचार का मोर्चा संभाला। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर में से एक सीट पहले ही बीजेपी जीत चुकी है। वहीं 25 सीटों के लिए अब कांग्रेस, आप और बीजेपी ने आज पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छोटा उदयपुर में प्रचार किया तो कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी बनासकांठा में मत मांगने पहुंची। वहीं शशि थरूर वडोदरा में प्रचार का जिम्मा उठाया। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भरूच में क्षेत्र वसावा के लिए वोट मांगे। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से प्रचार के लिए नवनीत राणा और कच्छ में अनुपमा धारावाहिक से मशहूर हुई रूपाली गंगोली भी वोट मांगने पहुंची। गुजरात में 7 मई को मतदान होना है और उसके पहले तमाम पार्टियां प्रचार के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है। कैमरामैन साहब भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। राजस्थान में भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली है। एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इस शख्स का आरोप है कि बाबूलाल खराड़ी अपने इलाके में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले उन्हें इसकी सजा दी जाएगी, इस तरह की धमकी दी है। जिसके बाद मंत्री बाबूलाल खराड़ी के पीए ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस ने मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। दरअसल बाबूलाल खराड़ी दूसरी बार के विधायक हैं और वे अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और इस तरह से धमकी देने के बाद अब विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहा है कि राज्य में 5 महीने में ही कानून व्यवस्था किस कदर बिगड़ चुकी है कि गैंगस्टरों के हौसले बुलंद हैं। वे पहले एक निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी को धमकी दे देते हैं खुलेआम और अब मंत्री को भी धमकी देने से वे गुरेज नहीं कर रहे। फिलहाल तो पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। हिमाचल में मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत की बयानबाजी से कांग्रेस परेशान हो गई है।
कंगना के विक्रमादित्य की पत्नी का मुद्दा उठाने को कांग्रेस ने निजी जीवन पर टिप्पणी बताते हुए आचार संहिता का उल्लंघन बताया, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है, जिसमें विक्रमादित्य की पत्नी वीरभद्र सिंह और शहजादा कहने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा कि बीजेपी उम्मीदवार कंगना ने विक्रमादित्य सिंह के परवरिश पर भी सवाल उठाए हैं। विक्रमादित्य सिंह 6 बार के सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। इस तरह से व्यक्तिगत व पारिवारिक टिप्पणी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि विक्रमादित्य सिंह और उनकी पत्नी का मामला अदालत में विचाराधीन है। ऐसे मामलों में टिप्पणी करना अनुचित है। इसके कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। कांग्रेस ने कंगना के बयान से जुड़ी कुछ वीडियो क्लिपिंग भी ईसीआई को भेजी है। केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में कांग्रेस ने ईसीएस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी द्वारा बार बार आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, मगर चुनाव आयोग खामोश बैठा है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और जो डेटा आया है उसमें एक चिंता का सबब ये है कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 2014 और 19 के मुकाबले गिरा है। इससे सत्ताधारी और विपक्ष दोनों को समस्या हो रही है, चिंता हो रही है। आपको बता दें कि जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें पुरुषों का 66.21% मतदान हुआ है, तो दूसरी ओर महिलाओं का 66.07% मतदान हुआ है। महिलाओं का वोट पुरुषों के मुकाबले तो कम है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 3% से ज़्यादा वोटिंग इस आधार पर अगर तय किया जाए तो हो सकता है। पिछले कुछ समय में महिला मतदाताएं बड़ी संख्या में वोट डाल रही हैं और उसका फायदा नरेंद्र मोदी को हो रहा था, यानी बीजेपी को हो रहा था। पूरे देश में महिला मतदान बढ़ने का फायदा भाजपा को है, और क्योंकि आंकड़ा 400 का है और 50% से ज़्यादा वोट पाने का है, ऐसे में अगर महिलाओं की वोटिंग कम होगी तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है अपना आंकड़ा जो उसने तय किया है उसे प्राप्त करने में। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में संदेश खाली का मुद्दा अहम है और पश्चिम बंगाल की जो बीजेपी पार्टी तमाम मुद्दे को यहां पे लेकर साथ ही साथ इस तरह से संदेश खाली का जो मुद्दा है उसको लेकर जनता के बीच में जा रही है और जनता को कह रही है कि संदेश खाली का मुद्दा टीएमसी के नेता शाहजहां शेख जिस तरह से जबरन जमीन को दखलाने का अंदाज है, जबरन जमीन को यहाँ पे उन पे हड़पने का आरोप है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न का आरोप है, तो कह सकते हैं कि इन सब मुद्दों को लेकर सीबीआई के आला अधिकारी शाहजहां शेख के भाई सिराजुद्दीन के ऊपर में शिकंजा कस रही है। उनका कहना है कि शाहजहां शेख के लगातार ये जो एक्टिविटी थी उनके भाई का योगदान है और सीबीआई ने अब उनके घर पे सम्मन चिपका रखा है और जगह जगह पे छापेमारी कर रही है। जिस तरह से शाहजहां शेख के करीबियों के घर से जिस तरह से आम असलहे बरामद किए गए थे, अब सीबीआई पूरे शाहजहां शेख के करीबियों को जगह जगह वहां पे उनके यहाँ पहुंच रही है। वहां किस तरह के असलहे हैं, औजार हैं, इन सब चीजों को देख रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहजहां शेख जिस तरह से एक्टिविटी रहती थी, अब शाहजहां शेख जेल में है और उनके भाई के ऊपर में सीबीआई का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, संदेश खाली। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान डीप फेक वीडियो क्लिप, फोटो और कंटेंट चिंता का विषय बने हुए हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पुलिस को डीप फेक वीडियो बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी में कहा गया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर प्रसारित हो रहे डीप फेक वीडियो और फर्जी तस्वीर की संख्या लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़ती जा रही है। बता दें कि डीप फेक वीडियो किसी व्यक्ति का ऐसा वीडियो होता है जिसमें उनकी शक्ल किसी और की शक्ल और आवाज से बदल दिया जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाता है। इस चुनावी मौसम में अभिनेता रणवीर सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के फर्जी वीडियो खूब वायरल हुए हैं। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सुरक्षा बलों का आतंकियों की तलाश में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है पुंछ जिले में, डोडा जिले में, उधमपुर जिले में और कठुआ जिले में। पुंछ में 2 संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान आसपास के इलाके को खंगाल रहे हैं। वहीं उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में लगातार आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल पूरे जंगल को कॉर्डन किए हुए हैं और लगातार जंगलों को बारीकी से खंगाल रहे हैं। तमाम जिन इलाकों में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर हमारे जवानों की यही कोशिश है कि जितने भी आतंकी इन इलाकों में छिपे हुए हैं, चुन चुनकर तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। कैमरामैन ओंकार सिंह के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।
जम्मू कश्मीर में आतंक और ड्रग ट्रैफिकिंग पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस हाईटेक हो गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कश्मीर घाटी में पहली बार जीपीएस बेस्ड एंकल ट्रैकर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया गया है और इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कुपवारा के उत्तरी कश्मीर इलाके में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 2 ऐसे लोगों पर जीपीएस एंकल ट्रैकर लगाए हैं जो बार बार ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में पकड़े जा रहे थे और अब ये एंकल ट्रैकर लगाने के बाद पुलिस इन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी और ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से आतंक और ड्रग ट्रैफिकिंग का सफाया करने के लिए। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। मुंबई में पिछले महीने अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुए फायरिंग के मामले में आरोपी से पूछताछ के दौरान कई बातें सामने आ रही है। सलमान खान के घर के बाहर विक्की गुप्ता और सागर पाल नामक आरोपियों ने शूट आउट किया था, फायरिंग की थी, लेकिन इनसे पूछताछ के दौरान ये बात पता चली है कि शूट आउट को सागर और विक्की को नहीं बल्कि अनुज थापन और सोनू बिश्नोई को अंजाम देना था। अनुज और सोनू ने ही विक्की और सागर को पनवेल के किराए के घर में पिस्टल और कारतूस दिए थे। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के अनुसार जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने सागर पाल और विक्की गुप्ता को अनुज थापन और सोनू के लिए मुंबई में रहने के लिए जगह खोजने के लिए कहा था। इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने अनुज थापन और सोनू बिश्नोई को पंजाब और हरियाणा से गिरफ्तार किया था। कुछ दिन पहले ही अनुज थापन ने मुंबई पुलिस की कस्टडी में खुदकुशी कर ली, जिसके बाद मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।